हाँ, कल असाइनमेंट दिया था, सबका बन गया। दो असाइनमेंट दिया था, दोनों बन गया। हाँ, नहीं बनाया। हाँ जी। अरे असाइनमेंट बन गया वो, दोनों। हाँ, देखो कैसे बनाना था। सबसे पहले हमने फाइल को रीड किया। फैन बंद कर दो पीछे वाला। मान लो मेरे को करना ये है। हाँ, देख लो। ये फाइल मान लो मेरे पास बनी हुई है असाइनमेंट्स के नाम से। और इसी फाइल को मेरे को रीड करना है कि इस फाइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं, नंबर ऑफ लाइंस कितना है, और वर्ड कितना है। समझ गए? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इस फाइल को रीड किया। और रीड करने के लिए obj डॉट रीड वाला फंक्शन यूज कर लिया। अब अगर मैं टेक्स्ट को डिस्प्ले करूंगा और इसका लेंथ निकाल लूं टेक्स्ट का, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ जाएगा। आ गई बात समझ में? तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स पता लग गया। अब मेरे को नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ लाइंस निकालना है। तो मैंने एक वेरिएबल बनाया वर्ड्स के नाम से, और मैंने इसमें क्या किया, टेक्स्ट डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज कर लिया। स्प्लिट फंक्शन बताया था आप लोगों को। और स्प्लिट फंक्शन में कोई भी पैरामीटर नहीं देते हैं, तो वो स्पेस कंसीडर करता है। अब ये क्या करेगा, टेक्स्ट में जो भी डेटा है, जहां जहां स्पेस मिलेगा उसको ब्रेक कर देगा। तो नंबर ऑफ वर्ड्स भी पता चल गया। और उसके बाद नंबर ऑफ लाइंस पता करना है। तो नंबर ऑफ लाइंस पता करने के लिए टेक्स्ट डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट में मैं पैरामीटर दे दूंगा बैकस्लैश n। जहां जहां न्यू लाइन मिले वो ब्रेक कर दे। तो क्लियर? अब मैं सबको डिस्प्ले कर देता हूँ। इजी है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, और लेंथ फंक्शन का यूज करके टेक्स्ट का लेंथ निकाल लिया। नंबर ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स का लेंथ निकाल लिया। नंबर ऑफ लाइंस, इसके बाद फाइल को क्लोज कर दिया। यहां तक बात समझ में आ गई? ये देखो कितना आसान था। कोई भी फाइल आप दोगे, हर फाइल का नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ वर्ड और नंबर ऑफ लाइंस काउंट करके बता देगा। नोट कर लो।
इसमें कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक सबको समझ में आया? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। ऐसे ही बनाए थे। क्लियर? ऐसे ही। यहाँ तक हो गया सबका? हर कैरेक्टर में तो फिर तो स्पेस भी काउंट है ना। हाँ, तो स्पेस भी तो कैरेक्टर होता ही है। लेकिन मेरे को करना है कि नहीं, जो अल्फाबेट से बस वही सर। तो पहले स्पेस को आपको रिमूव करना पड़ेगा। तो उसके लिए आप रिप्लेस फंक्शन बताया था हम्म। का यूज करके टेक्स्ट में जो डेटा है रिप्लेस डिलीट कर देना, फिर काउंट करना। पर ऐसे नहीं कर सकते हैं कि लूप चला दे। हाँ, तो लूप पे फिर पूरा लॉजिक लिखना पड़ेगा ना। हाँ, तो मतलब कि अगर ये वो भी कर सकते हो। टेक्स्ट नंबर पे अगर स्पेस नहीं है तो कोई हाँ एक हाँ, ले लेंगे उसको इतना कॉम्प्लेक्सिटी करने की क्या जरूरत है, सीधे सीधे एक लाइन का रिप्लेस फंक्शन यूज करो, सीधे स्पेस को रिमूव कर दो और काउंट कर लो। हाँ, ये भी हो सकता है। ठीक है सर। हमें प्रोग्राम छोटा भी तो बनाना है। हम्म। हाँ, यहाँ तक सबका हो गया। अब इस प्रोग्राम को आप डायनेमिक भी बना सकते हो। मैं चाहता हूँ कि रन टाइम पे जो भी मैं फाइल का पाथ दूं उसको वो रीड करे और उसका नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ लाइंस और नंबर ऑफ वर्ड बताए। यहाँ तो फिक्स हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसी प्रोग्राम में मैं डायरेक्ट यहाँ पे इनपुट वाला फंक्शन यूज कर लेता हूँ, इंटर फाइल पाथ। अब रन टाइम पे जो मैं फाइल का पाथ दूंगा उस फाइल का डेटा रीड करेगा। ऐसा भी तो कर सकते हैं। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? अरे रन टाइम पे इनपुट ले लिया, कंफ्यूजन है क्या? तो अब मैं क्या करूंगा, डेस्कटॉप का पाथ कॉपी कर लूंगा ना। पूरा पाथ आपको देना पड़ेगा ना। अब जब मैं रन करूंगा, ये देखो, तो रन करते समय आपको पूरा पाथ देना पड़ेगा। और यहाँ पे सिंगल स्लैश काम नहीं करता बताया था। और इसके बाद उस फाइल का नाम दे दो। काम कर रहे हैं? तो ऐसे भी कर सकते हो, है ना। अब ये प्रोग्राम आपका डायनेमिक बन गया। तो रन टाइम पे जो भी फाइल का आप पाथ दोगे उस फाइल का वो नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ वर्ड और नंबर ऑफ लाइंस रीड करेगा। लिख लो। तो अब इस वाले प्रोग्राम को आप किसी भी फाइल के लिए यूज कर सकते हो। बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? कितना भी बड़ा हो।
हाँ पीछे आ रहा है समझ में? कल जो असाइनमेंट दिया था तो वही सॉल्व किया, पहला वाला। कोई भी हमें फाइल देना था और उस फाइल में वो काउंट करे नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना है, नंबर ऑफ वर्ड कितना है, नंबर ऑफ लाइंस कितना है। यहां तक बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? ऊपर का 3 लाइन, पहला लाइन तो आपको समझ में आ गया है, बताने की जरूरत नहीं है। कोई भी फाइल को वो रीड मोड में ओपन करेगा। अब रीड मोड में ओपन करने के बाद जब ये वाला लाइन चलेगा तो उस फाइल का सारा डेटा, होल डेटा रीड कर लेगा। और जब होल डेटा रीड कर लिया तो वही तो नंबर ऑफ कैरेक्टर होगा। नंबर ऑफ कैरेक्टर मिल गया आपको। अब मैंने स्प्लिट फंक्शन यूज कर लिया कि जो होल डेटा है, जहां जहां पे उसमें स्पेस मिले वहां से वो ब्रेक कर दे। तो जहां जहां स्पेस मिलेगा वो वर्ड हो जाएगा। तो यहाँ पे वर्ड आ गया। और फिर मैंने उसी डेटा को जहां जहां न्यू लाइन मिले ब्रेक कर दे, तो नंबर ऑफ लाइंस आ गया और उसका लेंथ निकाल लिया, आपको पता लग गया। यहां तक कोई डाउट? पहला असाइनमेंट क्लियर हो गया। अब दूसरा असाइनमेंट देखो। हाँ जी शुभम, आवाज आ रही है? शुभम, यस सर, आ रही है। हेलो। तो फोटो क्यों दिखा रहे हो? अरे कैमरा ऑन कर रखा तुमने? सर एक बार फाइल दिखाएंगे, फाइल में क्या मेंशन है? फाइल में मैंने वही वाली फाइल ली है जो स्टार्टिंग में मैंने असाइनमेंट नहीं दिया था आप लोग को। वही असाइनमेंट वाली फाइल ले ली मैंने, ये लो। ओके ओके, ठीक कोई है भी सर। फाइल तो कोई भी ले सकते हो जिसमें डेटा बहुत ज्यादा हो, है ना। हाँ, अब दूसरा असाइनमेंट ये था, ध्यान से सुनना। दूसरा असाइनमेंट मैंने ये बोला था, इस फाइल को आपको रीड करना था, कोई भी फाइल को रीड करो और इसमें जो भी डेटा है उसको सबको कैपिटल में कन्वर्ट करना था, है ना। इसी फाइल में आपको ओवरराइट करके सारे डेटा को क्या करना था, कैपिटल करना था। कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले मैंने इस फाइल को रीड मोड में ओपन किया। सबसे पहले होल डेटा को मैंने रीड कर लिया और उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। यहां तक तो सबको समझ में आ रहा होगा, बताने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने इस फाइल को क्लोज कर दिया। यानी कि सबसे पहले मैंने क्या किया, उस फाइल से सारा डेटा रीड करके एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, अगेन इस फाइल को राइट मोड में मैं ओपन करूंगा और यहाँ पे ओवरराइट करा दूंगा ओबीजे डॉट राइट। और जो डेटा था टेक्स्ट में, तो टेक्स्ट डॉट अपर नाम का फंक्शन यूज कर लिया। बस प्रॉब्लम सॉल्व। उसके बाद मैंने फाइल को क्लोज कर दिया। कितना आसान था। अब सारा डेटा आपका कैपिटल में कन्वर्ट हो चुका होगा। ये देखो, अभी तो कोई मैसेज डिस्प्ले कराया नहीं, लेकिन काम तो हो चुका होगा। ये देखो, सारा डेटा कैपिटल में अपने आप कन्वर्ट हो गया। यही तो करना था, नोट कर लो। हाँ आर प्लस यूज कर लो, बात तो वही है। हाँ जी,
तो समझ में आ गया सबको कैसे करना था? देखो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन सर। तो हम आ रहा है समझ में यहाँ तक? हाँ सर। अब आप लोग को फाइल हैंडलिंग का कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्लियर? जी सर। चलो अब आगे का ऑपरेशन देखते हैं। तो कल हमने केवल 5 ऑपरेशन देखा था अभी तक, है ना? फाइल को क्रिएट करना, ओपन करना, राइट करना, रीड करना और क्लोज करना। अब आगे वाला ऑपरेशन देखते हैं। यहाँ तक हो गया सबका? हाँ, अब आगे नेक्स्ट हेडिंग डालो। ये कुछ फंक्शंस हैं, फटाफट नोट करो। ये सारे फंक्शन ओएस लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। तो जब तक आप ओएस लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करोगे, ये सारा फंक्शन काम नहीं करेगा। तो ये सारे फंक्शन फटाफट नोट करो। फाइल को रीनेम करना है, फाइल को डिलीट करना है, फोल्डर बनाना है, तो ये सब फंक्शन हमें यूज करना होगा। तो ये 6 फंक्शन है, इसको नोट करो। और ये सारे फंक्शन ओएस लाइब्रेरी के अंदर होते हैं। MKDIR का फुल फॉर्म लिख लेना, मेक डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी। CHDIR का फुल फॉर्म चेंज डायरेक्टरी। मेक डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी, तीनों का फुल फॉर्म नोट कर लेना। तो ये 6 फंक्शन है, और ये सारे फंक्शन डेटा एनालिसिस में बहुत ज्यादा यूज होते हैं।
यहां तक हो गया सबका? फुल फॉर्म लिख लिया सबने? मेक डायरेक्टरी, चेंज डायरेक्टरी, रिमूव डायरेक्टरी और गेट CWD का फुल फॉर्म लिख लेना, गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। अनीता हो गया यहाँ तक? सर 1 मिनट प्लीज। तो अब इन सब का फंक्शन का 1 बाय 1 यूज देखें कैसे कैसे करेंगे। तो ये सारे फंक्शन आपके ओएस लाइब्रेरी के अंदर होता है। तो जब तक आप ओएस लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं करोगे तब तक ये सारे फंक्शन काम नहीं करेगा। तो 1 बाय 1 देखें हम सर इसका। हाँ, एक बार इसका गेट CWD का गेट करेंट full form। वर्किंग डायरेक्टरी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये फुल फॉर्म है। ये ओके गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। हाँ, तो हो गया यहाँ तक, देखें अब। देव हो गया? यस सर। हाँ जी सर। चलो देखो, मान लो आपके पास पहले से एक फाइल बनी हुई है सैंपल नाम से, और इसमें कुछ डेटा लिखा हुआ है पहले से ना। अब मेरे को कोडिंग के थ्रू इस फाइल का नाम चेंज करना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इंपोर्ट ओएस, और इस ओएस लाइब्रेरी के अंदर रीनेम नाम का फंक्शन होता है, और इसमें आपको ओल्ड फाइल नेम देना होगा। तो ओल्ड फाइल नेम था sample.txt, और उसके बाद नए फाइल का नाम, नए फाइल का नाम मैंने कुछ भी दे दिया, इस नाम की फाइल होनी नहीं चाहिए, और मैसेज में मैंने पास कर दिया फाइल रीनेम। अब जैसे ही मैं रन करूंगा तो जो sample.txt नाम की फाइल थी उस फाइल का नाम चेंज हो चुका होगा। डेटा तो वही रहेगा, बस नाम क्या होगा, चेंज हो जाएगा। बात समझ में आई? अब जाके देखोगे तो नाम चेंज हो गया ना, पहले सैंपल था अब क्या हो गया, डेमो। लिख लो। तो इस तरह से आप किसी भी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। तो रीनेम फंक्शन का यूज करके आप किसी भी फाइल का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? हो गया यहाँ तक? अब अगर आपको फाइल को रिमूव करना है तो फाइल को रिमूव करने के लिए रिमूव नाम का फंक्शन होता है।
और इस रिमूव फंक्शन के अंदर जो भी आप फाइल का नाम दोगे वो फाइल परमानेंट रिमूव कर देगा। अब हमेशा याद रखना, फाइल हैंडलिंग के थ्रू जो भी आप फाइल रिमूव करोगे वो परमानेंट रिमूव होगा, रिसाइकल बिन में नहीं जाता, परमानेंट डिलीट हो जाएगा, उसको वापस नहीं ला सकते। अब जैसे मैं रन करूंगा ये फाइल आपकी परमानेंट रिमूव हो गई, ये देखो गायब हो गया, तो रिसाइकल बिन में भी नहीं है। तो फाइल हैंडलिंग के थ्रू कोई भी फाइल अगर आप रिमूव करोगे तो वो परमानेंट रिमूव होता है। तो फाइल को रीनेम करना और रिमूव करना क्लियर है? यस सर। देव आ रहा है समझ में? जी सर। तो बस आपको फंक्शंस यूज करने हैं, कोई लॉजिक नहीं लिखना। तो फाइल को रीनेम करना और रिमूव करना क्लियर, दोनों फंक्शन का यूज समझ में आ गया? कौन सा? अरे वो तो मैसेज है, अरे वो तो मैसेज है, मैसेज कुछ भी लिखो। अरे मैसेज है, मैसेज का मतलब है कुछ भी दो। तो मैसेज को प्रिंट कराना जरूरी होता है? आप मैसेज आप डिस्प्ले नहीं करोगे तो आपको पता नहीं लगेगा ना कि क्या हो रहा है, हमें दिखाना भी तो है यूजर को। Okay. आप मत दिखाओ, काम तो होगा ही। यहां तक हो गया सबका? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब हमें एक फोल्डर बनाना है। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मेरे को एक फोल्डर बनाना है डेस्कटॉप पे और उस फोल्डर के अंदर फाइल बनानी है, दोनों काम एक साथ करना है। तो सबसे पहले हम os.mkdir नाम का फंक्शन यूज करेंगे और इसमें मैंने फोल्डर का नाम दे दिया। तो अब ये क्या करेगा, सबसे पहले डेस्कटॉप पे पाइथन नाम का फोल्डर बनाएगा। अब मेरे को इस फोल्डर के अंदर फाइल बनानी है और उस फाइल में डेटा राइट करनी है। तो अब मैंने यहाँ पे पाथ दे दिया। अब जो फाइल बनेगी वो इस फोल्डर के अंदर बनेगी। आ रही बात समझ में? तो मेरा यहाँ पे फोल्डर भी बन जाएगा और फाइल भी बन जाएगा और उस फाइल पे हमने डेटा राइट कर दिया। इसके बाद हमने एक मैसेज शो कर दिया, राइट डेटा इनटू फाइल। और इसके बाद हमने फाइल को क्या किया, क्लोज कर दिया। तो अब यहाँ पे दोनों ऑपरेशन साथ साथ हो जाएगा। आपका फोल्डर भी बन चुका होगा, उस फोल्डर के अंदर फाइल भी क्रिएट हो जाएगा और उस फाइल में डेटा राइट भी हो चुका होगा। तो ये देखो आपका फोल्डर भी बन गया, फोल्डर के अंदर फाइल भी बन गई और फाइल के अंदर डेटा भी राइट हो गया। सारा काम एक साथ हो गया, नोट कर लो। हाँ तो बनाओ। किस नाम से बनाना है? ये पहले से है ना, डिलीट करना पड़ेगा मेरे को उसको। ठीक है, अब आपका फोल्डर भी बन गया, उस फोल्डर के अंदर सब फोल्डर भी बन गया होगा, फाइल भी बन गई होगी। सब फोल्डर भी बन गया, फाइल भी बन गई है। क्या चीज? फाइल।
अरे वो भी बना लो, ये लो सारी चीज। अब ठीक है, फिर से डिलीट करना पड़ेगा। अब आपका एक फोल्डर बनेगा, फिर उसके अंदर सब फोल्डर बनेगा, फिर सब फोल्डर के अंदर फाइल बनेगा। जैसे चाहे वैसे कर सकते हो, समझ गए? नोट कर लो। तो तीनों फंक्शन का यूज क्लियर हो गया। रिमूव, रीनेम और mkdir, तीनों फंक्शन कैसे कैसे काम कर रहा है, यहां तक कोई कंफ्यूजन? ये हो गया यहाँ तक। हाँ, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? यहाँ तक हो गया सबका? चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा, नहीं हुआ? अब नेक्स्ट करना हमें ये है कि जो हमने ये फोल्डर बनाया है, इस फोल्डर को डिलीट करना है। आ रही बात समझ में? तो कैसे करेंगे? तो जो हमने पाइथन नाम का फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर को अब मेरे को डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगा, os.rmdir, रिमूव डायरेक्टरी है ना, और इसके अंदर उस फोल्डर का नाम दे दूंगा जो हमें डिलीट करना है। अब जब आप रन करोगे तो ये फोल्डर डिलीट नहीं करेगा, एरर शो कर देगा। तो RMDIR के लिए कंडीशन ये है कि जो भी आप फोल्डर डिलीट करना चाह रहे हो, वो फोल्डर खाली होना चाहिए। तो जब तक वो फोल्डर एम्प्टी नहीं होगा, तब तक वो फोल्डर डिलीट नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको उस फोल्डर को क्या करना होगा, एम्प्टी करना होगा। तो सबसे पहले मैं उसके अंदर जो फाइल है, उस फाइल को रिमूव करूंगा। तो पाइथन फोल्डर के अंदर जेंगो नाम का सब फोल्डर है, और उस सब फोल्डर के अंदर sample.txt नाम की फाइल है। तो पहले मैंने फाइल को डिलीट किया, अब उसके बाद फिर मैं RMDIR यूज करके सब फोल्डर को रिमूव करूंगा, तब जाके आपका फोल्डर रिमूव होगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। बात समझ में आई?
तो ये देखो अब हो गया। अब जाके आप देखोगे तो फोल्डर, सब फोल्डर और फाइल तीनों डिलीट हो गया, परमानेंट डिलीट हो गया, है ना। नोट कर लो। तो स्टेप बाय स्टेप पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको इनपुटी करना पड़ेगा। हाँ सो रहे हो क्या तुम, आराम से सो रहे हो, आ गई बैठ के। सोना हो तो पीछे बैठो ना, पीछे दिखेगा भी नहीं। आराम से तुम सो रहे हो बिल्कुल। अभी जो जो बताया समझ में आया। तो RMDA के लिए कंडीशन नोट कर लेना कि जब तक आपका फोल्डर खाली नहीं होगा, इम्पटी नहीं होगा, तब तक वो रिमूव नहीं करेगा। ठीक है। तो वन बाय वन सारे फंक्शंस क्लियर हो रहे हैं। सर हाँ सर जो सेकंड लाइन में आपने लिखा है RMDIR, हाँ। उसकी जगह रिमूव भी तो यूज कर सकते थे। अरे फोल्डर को रिमूव करने के लिए RMDAR यूज करेंगे ना, और फाइल को रिमूव करने के लिए रिमूव यूज करते हैं ना, अभी तो लिखवाया। तो आपका जो जेंगो है वो आपका सब फोल्डर है ना, फाइल तो है नहीं। Yes. फोल्डर को रिमूव करने के लिए या सब फोल्डर को रिमूव करने के लिए आप RMDAR यूज करोगे, और फाइल को रिमूव करने के लिए रिमूव यूज करोगे। हाँ यहाँ तक हो गया सबका। चलो आगे देखो। तो अब चारों फंक्शन का यूज क्लियर हो गया। फाइल को रीनेम करना, फाइल को रिमूव करना, फोल्डर बनाना और फोल्डर को रिमूव करना, चारों हो गया ना। चलो नेक्स्ट देखो। अब इसमें एक गेट CWD नाम का एक फंक्शन होता है, गेट करेंट वर्किंग डायरेक्टरी। ये क्या करता है, फाइल का करंट लोकेशन बताएगा कि अभी जो ये फाइल आप सेव कर रहे हो ना, उसका लोकेशन क्या है। जैसे कभी कभी किसी में आप प्रोग्राम बनाते हो और आप सेव करते हो, तो आपको पता नहीं चलता कि वो फाइल सेव कहाँ पे हुई, है ना। तो इसका यूज करके आप लोकेशन पता कर सकते हो कि जो आप फाइल बना रहे हो वो कहाँ पे सेव हुआ। तो अभी जो मैंने ये फाइल बनाई है, अभी मैं इसको सेव कहाँ पे कर रहा हूँ, डेस्कटॉप पे। तो इसका मतलब अब जब मैं रन करूंगा तो पूरा डेस्कटॉप का लोकेशन बता देगा ये देखो। तो गेट CWD का यूज करके हम कर फाइल का करंट लोकेशन पता कर सकते हैं कि हमारी जो फाइल बनी है वो कहाँ पे सेव हुई है। बात समझ में आई, कोई कंफ्यूजन। अब आप चाहते हो कि मैं एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में चला जाऊं, और दूसरे फोल्डर में मैं जाके उसके अंदर का सारा इंफॉर्मेशन मेरे को गेट करना है। बात समझ में आ रही। तो उसके लिए फिर लोकेशन आपको चेंज करना होगा। बात समझ में आ रही है सबको। जैसे अभी आप लोग इस क्लासरूम में बैठे हो, तो आपको पता है कि इस क्लासरूम में क्या क्या चीजें हैं, है ना। अभी मैं बोलूँ कि बगल में जो डिजिटल मार्केटिंग की क्लास चल रही है उसमें क्या क्या है, आप बता पाओगे नहीं। तो जब तक आप इस क्लासरूम से उस क्लासरूम में जाओगे नहीं, तब तक तो नहीं बता सकते ना कि उस क्लासरूम में क्या क्या है। तो अब वही काम अब हमें करना है। अब हमें क्या करना है कि एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना है, और उसमें जाके और उसके अंदर के सारे इंफॉर्मेशन को मेरे को गेट करना है बिना फोल्डर ओपन किए।
समझ गए? तो उसके लिए मैं सबसे पहले लोकेशन चेंज करूंगा। अभी हमारा करंट लोकेशन डेस्कटॉप है, अब मैं लोकेशन चेंज करके दूसरे फोल्डर में जाऊंगा और उसके लिए chdir यूज करेंगे। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अभी हमारा करंट लोकेशन डेस्कटॉप था, अब मैं डेस्कटॉप से इस वाले फोल्डर में मैं जाना चाहता हूँ। तो इस वाले फोल्डर का मैं पूरा पाथ कॉपी कर लूंगा, है ना, और मैं chdir का यूज करके अपने करंट लोकेशन को चेंज कर दूंगा। तो जब भी आपको एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में जाना हो तो चेंज डायरेक्टरी फंक्शन यूज करना होगा। और इसके अंदर मैंने वो लोकेशन पास कर दिया, सिंगल स्लैश काम करता नहीं है तो डबल स्लैश यूज कर लूंगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? कोई कंफ्यूजन? अब हमारा जो लोकेशन है, अब जगह अगर मैं डिस्प्ले करता हूँ तो मेरा ये लोकेशन अब ये बताएगा। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? अब मैं चाहता हूँ, अभी मैं डेस्कटॉप में था, अब डेस्कटॉप से मैं इस फोल्डर के अंदर चला गया। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस फोल्डर में क्या क्या चीजें हैं। तो कुछ नहीं करना, इस ओएस लाइब्रेरी के अंदर एक लिस्ट dir नाम का एक फंक्शन होता है, और जो भी आपका करंट लोकेशन होगा उस लोकेशन के अंदर का सारा इंफॉर्मेशन गेट करके दिखा देगा। सारी चीजें पता चल गई क्या क्या उसके अंदर है? क्या क्या देखो, तो यही चीजें हैं। बात समझ में आई सबको? कोई कंफ्यूजन? नोट कर लो। तो chdir का और getcwd का दोनों फंक्शन का यूज क्लियर हो गया। तो जब भी आपको एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में जाना हो, आपको करंट लोकेशन चेंज करना हो, तो आपको chdir यूज करना होगा। और उसके बाद उसके अंदर के सारे इंफॉर्मेशन अगर गेट करने हैं तो लिस्ट dir फंक्शन यूज करके सारा इंफॉर्मेशन गेट कर सकते बिना उस फोल्डर को ओपन किए भी। ठीक है? तो अब आप लोग को 6 फंक्शन का यूज अच्छे से समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? तो chdir के अंदर कोई भी आप लोकेशन का पाथ दे दो और उसके अंदर वो चला जाएगा। ठीक है? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो आ रहा है समझ में यहाँ तक? हाँ जी सर। शुभम कोई डाउट? सर कल वाले में है। कल वाले में क्या डाउट आ गया बताओ? सर जो विथ ओपन हमने यूज किया था, कौन सा? विथ ओपन, हाँ हाँ जो हाँ जो फाइल को राइट और रीड करने के लिए था, तो उसमें उसमें तो फिर W+ और R+ ये सब तो वेस्ट हो जाएगा सर। हाँ हाँ, उसमें ये सब काम नहीं करेगा हाँ ठीक है सर। क्योंकि उसमें क्लोज ही काम करता है, बाय डिफॉल्ट क्लोज का ही कॉन्सेप्ट दे रखा है, प्लस वाला तो है ही नहीं ना। फिर बार बार विथ ओपन यूज करना पड़ेगा। हाँ हाँ, वो तो करना पड़ेगा। ओके सर। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो बना रखा है। और हम्म, उस वाले कॉन्सेप्ट का मेनली जो यूज करेंगे ना हम,
बाइनरी फाइल बनाने में। ओके। और कहीं कोई डाउट? नहीं सर, बाकी ठीक है। चलो, अब आपसे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे रिलेटेड। अभी हमने देखा, जब हमने फाइल हैंडलिंग के थ्रू कोई भी मैं फाइल या फोल्डर रिमूव कर रहा हूं तो वो परमानेंट डिलीट हो जा रहा है। तो जब परमानेंट डिलीट हो गया तो उसको वापस तो आप नहीं ला सकते ना, या है कोई वे वापस ला पाओ आप? अब मैं चाहता हूं कि फाइल हैंडलिंग के थ्रू कोई भी फाइल या मैं फोल्डर डिलीट करूं तो वो परमानेंट डिलीट ना हो, ऑटोमेटिकली वो रिसाइकिल बिन के अंदर चला जाए। और जब रिसाइकिल बिन के अंदर चला जाएगा तो फिर तो मैं उसको वापस ला सकता हूँ। तो गलती से अगर मेरी कोई फाइल डिलीट हो भी जाए फाइल हैंडलिंग के थ्रू तो मैं उसको वापस ला पाऊँ। तो ऐसा करने के लिए मैं क्या करूँ? क्वेश्चन समझ में आया? अब मैं चाहता हूँ कि कोई भी मैं फाइल या फोल्डर रिमूव करूँ फाइल हैंडलिंग के कोड के थ्रू। डायरेक्ट तो आप कर ही लोगे, है ना? अगर आपने डायरेक्ट डिलीट किया तो रिसाइकिल बिन में जाता है, और शिफ्ट डेल करते हो तो परमानेंट डिलीट हो जाता है। इतना तो पता है आपको। लेकिन वो सब सारा काम आपको कोडिंग के थ्रू करना है। क्वेश्चन समझ में आ गई बात? कैसे करेंगे? हाँ जी, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? देव, हाँ जी सर। तो अभी हमने देखा था कि फाइल हैंडलिंग के थ्रू कोई भी फाइल या फोल्डर जब हमने रिमूव किया तो वो परमानेंट डिलीट हो जा रहा था। अब मेरे को क्या करना है? परमानेंट डिलीट ना हो, वो किस में जाए? रिसाइकिल बिन में। और जब रिसाइकिल बिन में होगा तो उसमें जाके मैं रिस्टोर कर सकता हूँ। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पाइथन ने एक नई लाइब्रेरी बना के दे दी, ठीक है? और उस लाइब्रेरी का यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं। हाँ, क्या बात कर रहे हो आप दोनों लोग? नहीं आ जाओ, तुम ही आ जाओ, तुम ही बता लो अगर आता हो तुम्हें तो। ध्यान दे लो, पहले पढ़ लो इससे। तो उस लाइब्रेरी का नाम है, नाम भी उसने अच्छा रखा है उसी से रिलेटेड, ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। सेंड टू ट्रेस ना, लाइब्रेरी का नाम क्या है? सेंड टू ट्रेस। ट्रेस। हाँ, ट्रेस का मतलब रिसाइकिल बिन। तो सबसे पहले आपको उस लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा, सेंड टू ट्रेस। आगे बात हमने। और ये लाइब्रेरी पाइथन में पहले से इंस्टॉल नहीं होती, तो पहले आपको इस लाइब्रेरी को इंस्टॉल करना होगा। मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर रखा है तो मेरे में तो काम कर जाएगा। आप लोग जैसे ही इसको इंपोर्ट करके रन करोगे देगा दिस मॉड्यूल नॉट फाउंड करके देख लो। अभी रन करके एक लाइन लिख के रन करके देखो, इधर आएगा दिस मॉड्यूल नॉट फाउंड। नहीं आ रहा? अच्छा, इधर नहीं आ रहा? हाँ, तो जब तक आप इंस्टॉल नहीं करोगे ये लाइब्रेरी काम नहीं करेगा। और इस लाइब्रेरी के अंदर इसी नाम का मेथड बना दिया, ठीक है? तो पहले हम इंस्टॉल करना सीखें। तो अब आप लोग को पाइथन में कोई कोई बहुत सारी लाइब्रेरी ऐसी होगी जो होगा नहीं, तो आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इंस्टॉल कैसे कैसे करेंगे देखिए। अब आइडल में अगर कोई भी लाइब्रेरी अगर आपको इंस्टॉल करना है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर लोकेशन होता है। उस लोकेशन पे जाके उस लाइब्रेरी को इंस्टॉल नहीं करोगे तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है? और पाइथन में या जुपिटर में किसी भी लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने का कमांड क्या होता है, पता है किसी को? हाँ बताओ क्या? सर पिप इंस्टॉल और लाइब्रेरी का नेम। PIP इंस्टॉल, लाइब्रेरी का नेम। लाइब्रेरी का नाम, है ना? यस सर। चलो फुल फॉर्म बताना PIP का। पाइथन इंस्टॉल पैकेज। क्या हुआ? तो लिख लो
पाइथन इंस्टॉल पैकेजेस, पिप का फुल फॉर्म पूछा जाता है, पाइथन इंस्टॉल पैकेजेस। और ये पिप कमांड होता है। पिप कमांड से क्या होता है कि जो ये लाइब्रेरी है जो लाइव सर्वर पे है वहां से उठाएगा वो और आपके सिस्टम में इंस्टॉल कर देगा। तो लाइब्रेरी इंस्टॉल करते समय आपका सिस्टम नेट से कनेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अब ये लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल कहाँ पे करना है, लोकेशन बताऊं? तो कहाँ पे करना है, ध्यान से समझना। आपको माई कंप्यूटर में जाना है, सी ड्राइव में जाना है, सी ड्राइव में यूजर्स फोल्डर के अंदर जाना है, और यूजर्स फोल्डर के अंदर जो भी आपके सिस्टम में यूजर होगा उस यूजर का नाम। तो मैं डुकेट में चला गया और इस यूजर के अंदर जब जाओगे तो जिस फोल्डर में आपको जाना है बाय डिफॉल्ट वो फोल्डर हिडन होता है। तो पहले आप व्यू मेन्यू में जाना और व्यू मेन्यू में हिडन आइटम्स को चेक कर देना ताकि आपका हिडन वाला फोल्डर दिख जाए। और उसके बाद एक ऐप डेटा नाम का एक फोल्डर मिलेगा जो हिडन होता है। ऐप डेटा फोल्डर के अंदर जाना है और ये फोल्डर हमेशा हिडन होता है। इस ऐप डेटा फोल्डर के अंदर जाओगे और इसमें लोकल्स में जाना है और लोकल में प्रोग्राम्स के अंदर जाना है। और इसी प्रोग्राम्स फोल्डर के अंदर जब आप पाइथन इंस्टॉल करते हो आइडल का सॉफ्टवेयर तो बाय डिफॉल्ट इसी लोकेशन पे जाता है। अब यहाँ पे पाइथन वाले फोल्डर के अंदर जाना है और इसके अंदर आपको 311 मिलेगा, 311 में जाना है और यहाँ पे आपको एक स्क्रिप्ट नाम का फोल्डर मिलेगा और यही मेन आपका इसका पाथ है और इस स्क्रिप्ट फोल्डर को खोलना है। अब ये पूरा पाथ आएगा कैसे, यहाँ पे सिलेक्ट करना, ठीक है, और cmd टाइप करके एंटर कर देना। इतना समझ में आया सबको? अब यहीं पे आपको टाइप करना है, ठीक है। और इंस्टॉल करते समय नेट कनेक्ट होना चाहिए ना, तो थोड़ा सा टाइम लेगा ये और आपका इंस्टॉल हो जाएगा। तो लोकेशन सबको समझ में आ गया कि कैसे इंस्टॉल करना है। तो आइडल में जब भी आपको कोई भी नई लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी होगी इसी लोकेशन पे जाना है। कोई कंफ्यूजन? अब जब आप इंस्टॉल कर लोगे तब आपका काम करेगा, ठीक है। अब देखो मैं एक फोल्डर बनाता हूं और उस फोल्डर को मैं डिलीट करना चाह रहा हूं, ठीक है। और इस फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल भी बना लेता हूं। अब इस फाइल में मैंने कुछ लिख भी दिया। अब जब मैं डिलीट करूंगा इस फोल्डर को तो ये परमानेंट डिलीट नहीं होगा, रिसाइकिल बिन में जाएगा, ठीक है। कैसे, देखो अब आप क्या करोगे, सेंड टू ट्रेस लाइब्रेरी के अंदर इसी नाम का एक फंक्शन होता है और इसके अंदर, है ना, उस फोल्डर का नाम दे दो जो फोल्डर आपको डिलीट करना है ना। अगर कहीं दूसरी जगह है तो पूरा पाथ देना पड़ेगा और मैसेज यहाँ पे पास कर दो, फोल्डर रिमूव। अब जब आप रन करोगे
तो ये देखो रिमूव हो गया। अब जाके देखोगे तो ये रिसाइकिल बिन में चला गया होगा। देखो यहां से गायब हो गया, रिसाइकिल बिन में आ गया। अब यहां से रिस्टोर कर लो, वापस आ गया ना। ये देखो फोल्डर भी है, फाइल भी है, फाइल में डेटा भी है। सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो सेंड टू ट्रेस का यूज करके कोई भी फाइल या फोल्डर आप रिमूव करोगे तो ऑटोमेटिक वो रिसाइकिल बिन में जाएगा, परमानेंट डिलीट नहीं करेगा। देव समझ में आई बात? हाँ जी सर। शुभम कोई कंफ्यूजन? सर अगर जैसे वेरिएबल इन्वायरमेंट हम लोग बनाते हैं ना, हाँ हाँ, तो अगर इसमें कमांड प्रोम्प्ट में डायरेक्टली डाले तो नहीं होगा? करके देख लेना। अगर इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट होता है तो ले लेता है, नहीं लेगा तो फिर आपको ऐसे देना पड़ेगा ना। सर मैंने डाल के देखा तो लिखा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड और तो सेंड। फिर एक बार रन करके देखो, फिर ये बना के प्रोग्राम। वो बोल रहा है कि एनाकोंडा के वो साइड पैकेज में है शायद। हाँ तो एनाकोंडा में फिर वो नहीं काम करेगा ना, आइडल में नहीं करेगा फिर। अच्छा, तो मतलब एनाकोंडा का सेट है इसमें इन्वायरमेंट। हाँ बाय डिफॉल्ट वो एनाकोंडा का ले लेता है, तो वो वहां पे चला जाएगा, जुपिटर में तो काम कर जाएगा, यहाँ पे नहीं करेगा। यहाँ पे इसी लोकेशन पे जाके करना पड़ेगा आपको। ठीक है सर। हाँ जी, सबको समझ में आ गया? तो सेंड टू ट्रेस क्लियर हो गया। तो इंटरव्यू में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप ये बता देना कि इस लाइब्रेरी का यूज करके हम ऐसा कर सकते हैं। तो लाइब्रेरी का नाम उसी से रिलेटेड रखा है ताकि आपको याद करने में दिक्कत ना हो। ठीक है, चलो आगे लिखो। तो वन बाई वन सारे ऑपरेशन समझ में आ रहे हैं सबको? यस सर। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक मैं मंडे बताऊंगा। अब हम थोड़ा प्रोजेक्ट के बारे में देख लेते हैं, है ना। तो मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया था, एक दिया था या दो दिया था? ठीक है, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम दिया था ना। अब वो प्रोजेक्ट देख लो कैसे बनाना था। किसका किसका बन चुका है? प्रोजेक्ट बन चुका? यस सर। हाँ जी शुभम, बन गया आपका? हाँ सर। ठीक है, अब आज मैं दूसरा प्रोजेक्ट दूंगा आप लोगों को। पहला वाला तो दिखा रहा हूँ कैसे बनना था, और एक दूसरा प्रोजेक्ट दूंगा जो मंडे दिखाना है, और वो प्रोजेक्ट डिक्शनरी पे बनाना है। क्या हुआ? क्या हुआ? कौन सी छुट्टी? अरे कोई छुट्टी नहीं है, मंडे तो क्लास है। हाँ तो मंडे के बाद आपकी ट्यूसडे वेडनेसडे और थर्सडे क्लास नहीं होगी, और फ्राइडे सैटरडे संडे तो होती नहीं है। हाँ ठीक है, तो मंडे और भी मैं काम दूंगा बहुत सारा आप लोगों को, एक हफ्ते का। अरे घर पे करोगे क्या? चलो देखो तो उसको उठा के यहाँ लेते आना, यहाँ ज्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ देखो, सबसे पहले नीचे वाला कोड समझो। यहाँ पे हमने एक इनफाइनाइट लूप बना रखा है, और उस इनफाइनाइट लूप के अंदर मैंने सारे ऑप्शंस दे रखे हैं। अब यहाँ पे इनफाइनाइट लूप इसलिए बनाना पड़ा
क्योंकि जब जब हम रन करें तो बार बार ये ऑप्शन शो करे। अगर इनफाइनाइट लूप नहीं बनाओगे तो एक बार जब आप प्रोजेक्ट को रन करोगे तो ये सारा ऑप्शन एक बार तो शो करेगा लेकिन बार बार शो नहीं करेगा। तो सबसे पहले आपको एक इनफाइनाइट लूप बनाना था और उसमें मैंने सारे ऑप्शंस डाल दिए। उसके बाद चॉइस में, ध्यान से देखना, चॉइस में जब हम 1 इंटर करेंगे तो इस वाले फंक्शन को कॉल करेगा और इस वाले फंक्शन में मैंने लूप चला के लिस्ट में जो स्टूडेंट्स का नाम दिया था उसको डिस्प्ले करने का फंक्शन बना रखा। क्लियर? तो 1 में वो सारे लिस्ट का डेटा शो करेगा और 2 में जब ये वाला फंक्शन कॉल करेगा तो उस लिस्ट में नया नया स्टूडेंट का नाम क्या करेगा, अपेंड करेगा। 3 में उस लिस्ट से किसी डेटा को क्या करेगा, रिमूव करेगा और ये सर्च करेगा। तो बेसिकली आपको ये 4 फंक्शंस बनाने थे। यहाँ तक का कोड तो सबको क्लियर है? और उसके बाद अगर वो 5 प्रेस करे तो पूरे प्रोजेक्ट से क्या हो, बाहर निकल जाए। तो यहाँ तक का कोड तो आप लोगों को क्लियर है? तो यहाँ पे सब कुछ यूज हो रहा है, इनफाइनाइट लूप भी यूज हो रहा है, ब्रेक कंटिन्यू भी यूज हो रहा है। ठीक है, अब मैंने चारों फंक्शंस कैसे कैसे बनाया हुआ है देख लो। तो जैसे ही कोई भी बंदा 1 प्रेस करेगा तो ये वाला फंक्शन कॉल होगा। तो जैसे ही ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये हमने फॉर लूप लगा के लिस्ट में 3 स्टूडेंट का नाम है उसको हमने शो करा दिया। इस वाले फंक्शन में तो कोई डाउट नहीं है किसी को? पहले वाले फंक्शन में देव आ रहा है समझ में? शुभम कोई डाउट? नो सर। अब दूसरे वाले फंक्शन में हमने क्या किया है, रन टाइम पे कोई भी मैं नंबर नेम दूं उसको लिस्ट में मैंने अपेंड करा दिया। ये एल है, 1 नहीं है, है ना, एल है। तो लिस्ट में वो अपेंड करता जाएगा लास्ट में। तो पहला दूसरा फंक्शन तो इजी है, समझ में आ गया सबको? पीछे आ रहा है समझ में? और तीसरे वाले फंक्शन में ये मैंने रिमूव वाला कर दिया। अब तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कैसे कैसे बनाना है। किसी को कोई लाइन ना समझ में आ रही हो तो पूछ लो। हाँ, और सर्च वाले में आपका सर्च करेगा। तो बस यही 4 फंक्शन बना के इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना था। तो अब तो आप लोग करके देख लोगे ना? तो एक बार रिकॉर्डिंग देख के फिर से बनाने का एक बार ट्राई करना, जिसका जिसका नहीं बनाए। तो कुछ नया तो मैंने इसमें यूज किया नहीं है, सारी चीजें आपको पता है। हो जाएगा? यस हाँ। सर। अब मैं दूसरा प्रोजेक्ट दे रहा हूँ जिसमें आपको डिक्शनरी यूज करना है। तो वो ट्राई करके मंडे दिखाना है। फिर मंडे में और काम दूंगा आप लोगों को फाइल हैंडलिंग से रिलेटेड, 1 हफ्ते का। हाँ, करना क्या है ध्यान से समझो। दूसरे प्रोजेक्ट का नाम है बैंक मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे आप किसी भी बैंक में जाते हो, ध्यान से सुनना, किसी भी बैंक में आप जाते हो, आपको अपना अकाउंट ओपन करना है। तो बैंक क्या करता है, एक स्लिप देता है जिसमें आप सारी इंफॉर्मेशन फिल करते हो, अपना नाम सारा चीज, है ना। और उसके बाद आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके बाद वो बोलता है कि स्टार्टिंग में आपको कुछ अमाउंट रिजर्व करना होगा, है ना। तो वही सारा प्रोसीजर इसमें करना है आपको। देखो कैसे होगा। तो सबसे पहले मैंने 1 प्रेस किया। तो मान लो उसको बैंक ने कस्टमर को अकाउंट नंबर दे दिया, कस्टमर का नाम, कस्टमर का एड्रेस, फोन नंबर, कुछ गवर्नमेंट आईडी कार्ड भी मांगेगा। कौन सा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट। तो ये सारा इंफॉर्मेशन मैंने फिल किया और 5,000 आपका रिजर्व हो गया। ठीक है, अब आपका अकाउंट क्रिएट हो गया।
तो पहला वाला ऑप्शन आपको क्लियर हो गया कि करना क्या है। अब यहाँ पे डिक्शनरी क्यों यूज करना होगा, देख के समझ में आ रहा होगा। की और वैल्यू का पेयर है, ये जो हम वैल्यू दे रहे हैं ये डिक्शनरी का वैल्यू हो गया, और ये आपका की है, अकाउंट नंबर, नेम, एड्रेस। आ रही बात समझ में। तो आपका जो डिक्शनरी का की है वो तो स्टैटिक है, लेकिन जो वैल्यू है वो डायनेमिक है, रन टाइम पे देंगे। तो अब यहाँ पे आपको वो कॉन्सेप्ट यूज करना होगा जो मैंने जिप फंक्शन में बताया था। आप दो अलग अलग लिस्ट बनाओगे, एक लिस्ट में ये सारा आ जाएगा, अकाउंट नंबर, नेम, एड्रेस ये, और दूसरे लिस्ट में आपका ये डायनेमिक वैल्यू आ जाएगी। और जिप का यूज करके दोनों लिस्ट की मैपिंग करके एक डिक्शनरी बन जाए, वो वाला कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। ठीक है, दो लिस्ट को मैप करके डिक्शनरी बनाना बताया था जिप का यूज करके, समझ गए। चलो अब देखो आगे। अब जब आपका अकाउंट ओपन हो गया तो आप 2 प्रेस करोगे। अब 2 प्रेस करने के बाद आप बंदा अकाउंट नंबर डालेगा, अगर गलत अकाउंट नंबर डाले तो दे दे नॉट फाउंड, है ना। और अगर उसने करेक्ट अकाउंट नंबर अगर डाला तो तुरंत वो बैंक के अकाउंट के अंदर वो इंटर कर जाए। अब आपका ऑप्शन चेंज हो जाएगा, अब वो अकाउंट के अंदर चला गया। अब वो अपने अकाउंट से विड्रॉ कर सकता है, डिपॉजिट कर सकता है, या बैलेंस चेक कर सकता है एटीएम की तरफ। अब मान लो उसने विड्रॉ कर लिया, 500 रुपये उसने निकाल लिए, तो फिर वो बैलेंस भी बताए, पहले कितना था अब कितना हो गया, बता रहा है। 500 रुपये आपने विड्रॉ कर लिए, अब अगर मैं डिपॉजिट करूं तो वो ऐड हो जाए। प्रॉपर काम कर रहा है। और अगर आपको बैलेंस चेक करना है तो बैलेंस चेक कर रहा है, और 3 प्रेस करें तो बाहर आ जाए। बात समझ में आ गई। तो इस वाले प्रोजेक्ट को डिक्शनरी का यूज करके थोड़ा सा टिपिकल है उससे, तो ये वाला ट्राई करना है। तो ये आपका दूसरा प्रोजेक्ट है, मंडे दिखाना है। ठीक है, हाँ जी शुभम, हो जाएगा। यस सर। सर जैसे लास्ट पिछला वाला जो असाइनमेंट था और ये है, तो इसमें मैच केस भी तो यूज कर सकते हैं ना, हाँ हाँ, कुछ भी यूज करो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मैच केस यूज करने से थोड़ा कोड छोटा हो जाता है। हाँ हाँ, करके देखना। ठीक है सर। तो ये सारा ट्राई करके मंडे मिलते हैं, ठीक है। चलो बाय। Yes, sir. Bye bye.